आज लेक्चर 2 है जी हमारा, और हमने नाउन प्रोनाउन सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी कल। आज हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं इसमें सिफ्त। अब जब सिफ्त की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि भाई कोई बंदा खूबसूरत है, किसी बंदे की कैरेक्टराइजेशन की जाती है, कोई बंदा ऑनेस्ट है, ये समझा जाता है कि ये जनाब एडजेक्टिव है, सिर्फ है। नहीं, सिर्फ और एडजेक्टिव ये बड़ी ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, बड़ी ब्रॉडर टर्म है। किस कदर ब्रॉडर है, मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो कि कमरे में 5 आदमी हैं, देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द रूम, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में 5 स्टूडेंट्स हैं। ध्यान से समझना बात को। स्टूडेंट एक नाउन है और उस नाउन को बढ़ावा दे रहा है 5। देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो जो 5 है वो बेसिकली एडजेक्टिव है। हाँ भाई, कितने स्टूडेंट्स के लिए ये बात न्यू है? जल्दी बताइए शाबाश। कितने स्टूडेंट्स इस बात को पहले जानते थे कि 5 जो नंबर है वो बेसिकली एक एडजेक्टिव है? ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? वो किसी नाउन, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, को डिस्क्राइब करता है, जिसको एक्सप्लेन करता है, उसके अंदर बढ़ावा लेकर आता है। एडजेक्टिव क्लियर हो गई बात? तो एडजेक्टिव की 8 काइंड्स है। वो प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो सकता है जी, प्रॉपर एडजेक्टिव। वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, न्यूमरल वो गिनती वाला जिसके, जो अभी हमने बात की। डेमोन्स्ट्रेटिव ये अगर किसी तरफ इशारा करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। जी बड़ी दिलचस्प बात है, इस पे जाके आप बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा ये भी एडजेक्टिव है। पोजेसिव भी एडजेक्टिव है, आर्टिकल एडजेक्टिव भी हो जाता है। कुछ लोग इसको मानते हैं एडजेक्टिव की टाइप, और कुछ लोग नहीं मानते। बहरहाल हम इसको किस तरह से सेंटेंस में ऐड करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है जनाब? जो प्रॉपर नाउन से लिया गया। बड़ी दिलचस्प बात है, कल हमने पढ़ा था न्यूटन इज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन जो एक ग्रेट साइंटिस्ट है, वो वहां पर प्रॉपर नाउन था। लेकिन क्या न्यूटन को हम कॉमन यानी कि एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं? किस तरह से? मिसाल के तौर पे यहाँ पर हैं हबीब। हम कह दें हबीब इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर ग्रुप। है तो वहां पर एक तरह से न्यूटन को हमने हबीब के साथ जोड़ा, हबीब को एडजेक्टिव दे दिया, एडजेक्टिव की फॉर्म में उसको ले आए। बहरहाल और किस तरह से हो सकता है? मिसाल के तौर पे द इंडस रिवर, द इंडस रिवर। अब ध्यान से समझे, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिवर है वो कौन सा है? इंडस, इंडस रिवर है। अब हम किसी नहर को, कोई बहुत बड़ी नहर हो, तो हम उसको कह दें यार ये तो इंडस रिवर है। ध्यान से समझना बात को। अगर ये एग्जैक्टली दरियाई सिंध के लिए वर्ड यूज हो रहा है, अगर ये एग्जैक्टली रिवर इंडस के लिए यूज कर रहे हैं, देन ये है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर आप अपने शहर के बिल्कुल साथ से गुजरने वाली एक बहुत बड़ी नहर से, नहर को देखते हो, इवन वैसे नहर को देखते तो उसके साथ छोटी छोटी नहरें भी हैं 3 4, और एक वो बड़ी है तो वो ज्यादा बड़ी लगती है छोटे के सामने, तो आप कहते हो दिस इज द इंडस। इनफैक्ट दिस कैनाल इज इंडस ऑफ आवर सिटी। बात समझ आई कि गई? ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कियों में एटीट्यूड होता है। कोई लड़की है जनाब, उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। आप कहो ये तो ऐसे एटीट्यूड दिखाती है जैसे कि मलका विक्टोरिया एटीट्यूड दिखाती है। ठीक है, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो विक्टोरियन एटीट्यूड, विक्टोरिया एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आप कहो कि भाई इसका एटीट्यूड तो ऐसा है जिस तरह से मलका विक्टोरिया का एटीट्यूड है। ठीक है, तो
वो एक एडजेक्टिव बन जाएगा, उसके हमने एक तरह से सिफ्ट बना दिया, उसको एडजेक्टिव बना दिया। इसी तरह चाइनीज, चाइना जो है मुल्क का नाम है, लेकिन चाइनीज रेस्टोरेंट नाउन क्या है, ध्यान से समझे। नाउन क्या है, रेस्टोरेंट। एडजेक्टिव क्या है, चाइनीज। नाउन क्या है, एटीट्यूड। एडजेक्टिव क्या है, विक्टोरिया, विक्टोरियन। नाउन क्या है, रिवर। एडजेक्टिव क्या है, इंडस। हाँ भाई, समझ आई कि ऊपर से गई। बोलते नहीं हो। ओके ओके। तो आई लाइक अ गर्ल बट शी हैज द विक्टोरियन एटीट्यूड। विक्टोरियन एटीट्यूड। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब है क्वालिटी। ये वो नाउन है जो अमूमन, ये वो एडजेक्टिव है जिसको जो हम अमूमन यूज करते हैं। ठीक है, क्वालिटी बताते हैं जनाब। मिसाल के तौर पे कोई ब्यूटीफुल है, अब गर्ल एक नाउन है, ब्यूटीफुल का एडजेक्टिव है। मैन नाउन है, उसके साथ नाइस है। इसी तरह केयरफुल, बोरिंग पीपल, हंगरिंग, हंगरी गेस्ट, इन्फ्लुएंशियल फिगर, प्रिटी डॉल, एक्सपीरियंस्ड टीचर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इस क्या है, एडजेक्टिव है जनाब। पावरफुल लीडर, यंगर ब्रदर, ये भी क्वालिटी है। क्वालिटी है बेसिकली, ये सब एक क्वालिटी है। तो नाउन बाद में आता है, इस चीज का भी आपने ध्यान करना है। नाउन बाद में आता है, एडजेक्टिव उसके पीछे होता है। क्वालिटी है। कलर भी क्वालिटी है जनाब, कलर भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड। इस तरह ग्रीन फ्लैग, अगर कलर इंडिविजुअल आ रहा है तो वो कलर है, जस्ट नाउन है। लेकिन जैसे ही दो ये नाउन के साथ जुड़कर आएगा, फ्लैग एक नाउन है, तो फ्लैग के साथ ये जो ग्रीन कलर एक नाउन के तौर पे आ रहा था, ये एडजेक्टिव बन गया। इसने बताया है हमें कि जो फ्लैग है वो बेसिकली ग्रीन है। उसने बताया है कि जो शर्ट एक नाउन है, वो शर्ट बेसिकली ब्राउन है। सुना चाहिए, भी एडजेक्टिव है। जी। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बता रहे हैं इसमें। जिस तरह क्वांटिटी है जी, इसका पता नहीं है कितनी है। ही हैज नो सेंस, शी हैज नो सेंस, उसका कोई सेंस नहीं है। ही एट मच ब्रेड, उसने तो बहुत रोटी खाई। ही एट मच ब्रेड, बहुत रोटी खाई। कितनी खाई ये नहीं पता, क्वांटिटी है, जस्ट क्वांटिटी बताया। आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल। याद रखना कि ये जो एनी आया है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस नॉट के साथ। अब ये एनी भी एडजेक्टिव है, लिटिल एडजेक्टिव है, नो एडजेक्टिव, मच एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, ध्यान से समझना। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर आ जाता है आपके पेपर में, आपने देखना है कि यार ये एक नाउन है और इस नाउन के पीछे पीछे ये अटैच होके आ रहा है, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन में एडिशन कर रहा है, इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। ब्रेड सिंपल है तो ब्रेड है, लेकिन मच ब्रेड मतलब बहुत सारी रोटी, तो उसने उसको एक्सप्लेन किया बेसिकली, चुना चाहिए एडजेक्टिव हो गया। अब आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल, इसका एनी और नॉट का कनेक्शन है। जब भी नॉट आएगा तभी एनी आ सकता है। अगर ये नॉट काट दे, ठीक है, आई ईट सम एप्पल्स, फिर एप्पल सम आएगा, सम आएगा, एनी नहीं आएगा। और एनी के साथ फिर देखिए आप, नाउन भी सिंगुलर आता है। यू ड्रिंक लिटिल, यहाँ ए लिटिल क्यों नहीं लगाया मैंने, ए लिटिल भी तो आ सकता है। हाँ भाई, एनीवन एल्स, कोई बता सकता है कि क्या यहाँ पर ए लिटिल आ सकता है। अब्दुल गनी कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ भाई, हो रही है अब्दुल गनी। हाँ भाई बताएं, शाबाश। यार आप में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो बोल के बता सके, को बात कर सके।
मुझे बताएं, यहाँ पर लिटिल आ सकता है कि नहीं आ सकता? सर जी, इतना दोबारा बताएं। इसका मतलब मैं पढ़ा ही जाऊं, बस कुछ पूछूं ना? आप भी कहेंगे रेडियो पाकिस्तान चल रहा है। क्यों नहीं आ सकता इकरामुल्लाह? सर नेक्स्ट आ सकता है, बिकॉज ये क्वांटिटी शो कर रहे हैं ना, तो आ सकता है इसमें ये भी। चलें, वी कैन सिद्रा। यूज। सिद्रा, आपकी इंग्लिश में डिग्री है? सर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट में है? बीएस इंग्लिश, अच्छा। लिटरेचर, लिंग्विस्टिक। अच्छा। चलो, अब मैं अगर पूछूं आपसे कि लिटिल और अ लिटिल में क्या फर्क है? चलें, मैं फर्क बताऊंगा और फिर वापस आऊंगा आप इसी स्लाइड सर पर। ऑल लिटिल में ये होता है कि बहुत कम मिकदार होती है। लिटिल में मतलब इसका क्वांटिटी क्या है कि एक में बहुत कम होती है, एक में कुछ कम। हाँ जी। लिटिल में कम होती है कि अ लिटिल में कम होती है? लिटिल में ज्यादा कम होती है क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ पर फिर अ लिटिल आना चाहिए, लिटिल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि ये गलत है। ये जो मैंने वर्ड यूज किया है यहाँ पर गलत है। ध्यान से मेरी बात समझना, यहीं पर समझ लें, आगे भी बताऊंगा। एक होता है लिटिल, चैट में लिखता हूँ। एक होता है लिटिल और एक होता है अ लिटिल। अब जब लिटिल का मतलब आता है ना, लिटिल का मतलब बिल्कुल है ही नहीं जैसे। यहाँ पर लिटिल भी आ सकता है, अ लिटिल भी आ सकता है, सीधा सही कह रही है। लिटिल का मतलब होता है जिस तरह के कुछ है ही नहीं। अ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत तो है। याद रखें, ठीक है, ये आ सकता है। याद रखें, ध्यान से समझना। इस सेंटेंस का, सिद्रा मुझे इस सेंटेंस का मतलब बताओ। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? जवाब आप लोग देते हो तो फिर मजा आता है डिस्कशन का, कुछ चीजें याद रहती है और ओपन अप होती है बातें। सिद्रा मुझे इसका मतलब बताओ। लिटिल मिल्क, इसका मतलब कि ना होने के बराबर, बहुत कम मिल्क पिया। नहीं, इसका मतलब तुमने मिल्क नहीं पिया। ये एक तंजिया फिक्र है। मतलब बहुत कम। इसका देखें, ध्यान से समझें बात को, ये एक तंजिया फिक्र है। यहाँ पर बहुत कम लफ्ज भी जो है ना गैर मुनासिब है। बहुत कम में आ लिटिल मुनासिब है। क्या आप एक आ लिटिल पी रहे हो, इसका मतलब थोड़ा सा दूध पिया आपने। यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, यानी कि आपने दूध पिया ही नहीं है। ना पीने के बराबर पिया है, यानी कि एक नेगेटिव सेंटेंस सर है। मतलब ये है ना कि बहुत ज्यादा कम अगर होगा ना, तो फिर हम कहेंगे यू ड्रिंक लिटिल मिल्क। जब थोड़ा कम, तो फिर उसमें कहेंगे आ लिटिल। तो एग्जैक्टली, आप कह रहे यानी हैं कि कि ना होने के बराबर। इतना कम पिया है। ये एक तरह से, ये एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस है। यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, यानी कि आपने जैसे दूध पिया ही नहीं है, इस कदर कम। समझ आई बात की? यानी कि इतना कम जिस तरह के पिया ही नहीं है। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। देयर इज लिटिल मिल्क इन द गिलास। इसका मतलब पता है आपको? कितना कितना मिल्क है गिलास में? देयर इज लिटिल मिल्क इन द गिलास, इसका मतलब है कि आपने दूध डाला है गिलास में और किसी ने दूध पी लिया है। उसके बाद वो जो चंद ड्रॉप बच जाते हैं या व्हाइटनिंग होती है ना, लेयर, वो जो वॉल्स होती है गिलास की, वो जो व्हाइटनिंग होती है, उसको हम कहते हैं कि ये लिटिल मिल्क है। यानी कि जैसे है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो वो पिएगा क्या भाई? इस कदर कम है, बस आप बस ये याद रखें। यहाँ पर आ लिटिल मतलब कुछ भी नहीं भाई, इसका मतलब है कुछ भी नहीं, इतनी कम मिकदार जैसे कुछ भी नहीं। और आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत। ठीक है, द लिटिल का मतलब है, ये रेफरेंस है। द लिटिल मतलब रेफरेंस है किसी
क्वांटिटी की तरफ जो पहले जिसका तस्करा हो गया है वो थोड़ा सा, ठीक है, जिसका हवाला दिया गया हो। मिसाल के तौर पे देर इज लिटल शुगर इन द पॉट। अब लिटल जब आ जाए तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब कि पॉट में शुगर है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह के आपके पास चीनी का बर्तन होता है। अब चीनी जब खत्म हो जाती है तो कॉर्नर्स पे कुछ चीनी चिपटी होती है। मुझे यार चंद एक दाने वैसे पड़े होते हैं इधर उधर लगे हुए, वो आपके यूज के ही नहीं है। आपको एटलीस्ट एक गिलास या एक कप चाय बनाने के लिए भी एक चम्मच तो चीनी चाहिए ना। अगर उसमें 3 दाने पड़े हो, 4 दाने पड़े हो, तो आपको नजदीक तो यही है ना, भी खाली पड़ा है बर्तन तो। आप क्या कहते हो कि इसमें 3 दाने पड़े हैं, आप कहोगे बर्तन तो खाली पड़ा है, ऐसा कहते हो ना। हाँ भाई, बात समझ आई कि गई? ठीक है। अलिटल, अलिटल का मतलब है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ध्यान से समझना, ये एक प्रोवर्ब है आई थिंक। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब अब अ लिटिल नॉलेज तो डेंजरस है, लिटिल नॉलेज क्यों डेंजरस नहीं है? मुझे इस बात का आंसर दें। मैंने ये प्रोवर्ब यूं क्यों नहीं है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, उसने कहा कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बताइए। सलमान, सलमान बताइए। मेरी बात का जवाब दे भी। तहमीना। सर, हाँ जी। a little knowledge is a आप dangerous thing तहमीना हो, because जब आप थोड़ा तहमीना हो। ओके। एक मिनट, मुझे पता है आप जवाब दे सकते हो इसी तरह। एक मिनट रुकते हैं। तहमीना, सलमान, सलमान मैंने सवाल किया है। हाँ, तहमीना बोल रही है, तहमीना बताएं। मैंने यूं क्यों जी निकाल जी लिटर। सर, आवाज हाँ जी। सर आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। सर जो आपने बोला है कि लिटिल जो होता है वो मतलब कुछ भी ना होने के बराबर होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो लिटिल नॉलेज तो जब नॉलेज होगा ही नहीं तो वो डेंजरस कैसे हो जाएगा। आ लिटिल हाँ, तो फिर वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इल्म जो थोड़ा हो तो वो नुकसानदा हो सकता है, लेकिन है ही नहीं तो उसने क्या नुकसान देना है। कोई चीज होगी, ठीक है, तो कहते हैं ना उर्दू का मुहावरत, होता चना बाजी खाना। तो चना थोड़ा, अब चने है ही नहीं तो फिर उसको वो उसने क्या बचना है। तो भारत। अब नेक्स्ट आते हैं हम द लिटल की तरफ। द लिटल का मतलब है कि कोई जिसका तस्करा हो गया हो। द शुगर, इसका उर्दू में मतलब दा, यहाँ पर जो दा का मतलब है ना उर्दू में, इसका मतलब है वो। आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि दा का मतलब भी वो होता है। आपको हमेशा बताया होगा ही शी और दे का मतलब वो होता है। इस दा का मतलब भी वो है। द लिटिल शुगर, वो वाली शुगर जो कि पॉट में है, काफी है, मेरे लिए बहुत है। उस शुगर की बात हो रही है, उस खास शुगर की बात हो रही है जो कि उस पॉट में है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं न्यूमरल। न्यूमरल मतलब जो नंबर्स हैं। अब डेफिनेट न्यूमरल्स और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब एग्जैक्ट पता हो हमें। इनडेफिनेट मतलब जो जिनको कोई लिमिट ना हो। इनडेफिनेट डिफाइन नहीं कर सकता उसको। मिसाल के तौर पे डेफिनेट में क्या है, वन। वन मतलब पता है कि भाई एक बंदा है, पता है दो बंदे हैं, पता है फर्स्ट पर बंदा को बैठा है, सेकंड पे बैठा है, पता है जनाब सिंगल है, डबल है, या 4 गुना है, 5 गुना है, पता लग रहा है। मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डिनल और कार्डिनल। कार्डिनल 1 2, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको डेफिनेट न्यूमरल्स कहते हैं। हाँ भाई, आप में से मुझे कौन बताएगा कि डेफिनेट न्यूमरल्स किस तरह से एडजेक्टिव हो सकते हैं? अभी आप बताओ कि किस तरह से, ये तो नंबर है, एडजेक्टिव कैसे हो सकते हैं?
अभी सही डेफिनेट। हाँ जी, ये जो नंबर है 1 2 3, ये तो नंबर है, नाउन है। ये एडजेक्टिव किस तरह से बन सकते हैं? सर अगर ये क्या आ जाए कि क्लास 2। लास्ट टू। ये सर, या कोई दो और? बजे हाँ, दो सही। स्टूडेंट। ठीक है जैसे ये। हम हाँ, जैसे हम लोकेशन बता रहे हो किसी बुक की, द बुक इन द सेकंड रैक, तो हाँ, उससे रैक को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। गुड, शाबाश। यानी कि सेकंड, रैक, रैक नाउन है, सेकंड जो है वो आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। टू बुक्स, बुक्स नाउन है, टू एडजेक्टिव बन गया जब वो क्वांटिटी बताएगा। ठीक है जी। ये आपको समझ आ गई, बेहतरीन। आपको पहले से पता है इनडेफिनेट न्यूमरल्स। इनडेफिनेट मतलब ये सेम है, लेकिन हम इनडेफिनेट को पता नहीं लगता, लिमिट ही कोई नहीं है इसकी, पता ही नहीं है। ऑल, ऑल में कितने बंदे हैं कोई पता नहीं। सम में कितने बंदे हैं पता नहीं है। एनफ में कितनी चीज एनफ है? किसी के लिए 1 लाख रुपए काफी होता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी काफी नहीं है। एनी, किसकी तरफ इशारा कोई पता नहीं है। मैनी, फ्यू, सेवरल, कितने हैं कोई पता नहीं है। इनको इंडेफिनिट न्यूमरल्स कहते हैं और ये सब एडजेक्टिव्स हैं। आई हैव एनफ मनी टू लिव माई लाइफ। एनफ मनी, मनी एक नाउन है और एनफ जो है वो एडजेक्टिव बन गया। कौन सा एडजेक्टिव? इंडेफिनिट न्यूमरल्स वाला एडजेक्टिव। अब यहाँ पर फ्यू को मैंने हाईलाइट किया था पीछे, तो यहाँ फ्यू वंस अगेन वही है। फ्यू मतलब यानी कि जैसे कोई बंदे हैं ही नहीं। देयर आर फ्यू पीपल इन द प्रोसेशन। जलसे को प्रोसेशन ही कहते हैं ना सिद्रा? यस सर। हाँ। देयर आर फ्यू पीपल इन प्रोसेशन। अब बस मिसाल के तौर पे आपने सोचा हो 1 लाख बंदा आना है, अब वहां पर 20 बंदे आए हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि बंदे हैं ही कोई नहीं। 20 बंदे तो वैसे शॉपिंग करने के लिए भी माल रोड पे जा सकते हैं या टी चौक पे जा सकते हैं, तो वहाँ 20 बंदे आए हुए हों, तो आपने तो यही कहना है कि वे बंदे आए ही नहीं है। कंपैरिजन जरूरी है। इस कदर एक्सपेक्टेशन की जा रही है, कितनी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, कितने हैं एक्चुअल में। ठीक है। जहां पर अब बाजार में अगर सिर्फ 50 बंदे आए तो रश लग जाता है, और वहां पर 3 बंदे हो, 2 बंदे हो, तो फिर हम कहेंगे फ्यू बंदे हैं, भी है ही नहीं, जैसे कोई है ही नहीं बंदा। आप फ्यू मतलब चंद एक हैं, और द फ्यू मतलब जिसका रेफरेंस दिया गया हो वो वाले चंद। मिसालों से देखते हैं। फ्यू वेमेन कैन कीप अ सीक्रेट। क्या मतलब है जी इसका? किसी लड़के से पूछते हैं, लड़की से नहीं पूछते भाई, ये खतरनाक हो जाएगा। कौन बताएगा? इकरामुल्ला। फ्यू वेमेन कैन कीप अ सीक्रेट। इकरामुल्ला बताएंगे इसका क्या, सेंटेंस का मीनिंग क्या है। देखिए इसमें कोई जाती राय नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश ग्रामर चेक हो रही है। इकरामुल्ला। सलमान आप बताएं इसका क्या मतलब है? फ्यू वेमेन कैन कीप अ सीक्रेट। सर इसका मतलब है कि कुछ औरतें जो है वो सीक्रेट रख सकती हैं। गलत। गुलशन गलत। हबीब आप बताओ। सर कोई भी औरत नहीं रखती। एग्जैक्टली exactly। अब भाई ये जस्ट इंग्लिश का तर्जुमा है, इसमें ठीक है कोई आपकी टीचर की जाती राय नहीं है। इसका मतलब ये है फ्यू वेमेन कैन कीप अ सीक्रेट। अब आपने जूम वाली बात की है, ध्यान से समझे बात को, कल को आपने ऐसे भी लिखना है, इंग्लिश राइटिंग के टिप्स समझे। आपने यहाँ पर कोई नेगेटिव बात नहीं की, लेकिन कर भी दी है। आपने कहा फ्यू वेमेन कैन कीप अ सीक्रेट, इसका मतलब ये है कोई औरत राज नहीं रख सकती। इसका मतलब अगर दुनिया में, अगर पाकिस्तान में 13 करोड़ औरतें हैं, उनमें से 1 लाख औरतें
अगर राज रख सकती हैं मिसाल के तौर पे, या 1000 रख सकती हैं, तो इसका मतलब वो ना होने के बराबर है ना। कंपैरेटिवली देखें तो 13 करोड़ में से अगर 1000 राज नहीं, सिर्फ 1000 राज रख सकती हैं, तो इसका मतलब औरतें राज नहीं रख सकती। इसका मतलब ये बनेगा, नेगेटिव मीनिंग है इसका, जहाँ पर ये लफ्ज आ जाए फ्यू। वी हैव ओनली अ फ्यू बुक्स इन आवर लाइब्रेरी, इसका मतलब हमारी लाइब्रेरी में चंद किताबें हैं। ध्यान से समझें, अब चंद एक किताबों का मतलब ये है, एक लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी का नाम है ना। अब लाइब्रेरी का मतलब है उसमें 1001 किताबें तो हों। अब उसमें अगर 150 200 किताबें हैं तो फिर हम कहेंगे यार चंद एक किताबें। लेकिन वहां पर अगर 18 20 किताबें हों तो लाइब्रेरी कहलाएगी नहीं ना, फिर तो हम कहेंगे किताबें हैं ही नहीं। फिर लाइब्रेरी है, 1000 2000 किताबें तो होनी चाहिए ना। अगर वो कहें फ्यू बुक्स इन लाइब्रेरी, इसका मतलब किताबें हैं ही नहीं, भी 18 20 को क्या गिने। ठीक है, 18 20 को क्या गिने। द फ्यू बुक्स, वो वाली चंद किताबें, द फ्यू बुक्स दैट वी हैव इन आवर लाइब्रेरी आर नॉट सो गुड। वो बुक्स जो हमारी लाइब्रेरी में है अच्छी नहीं है, और नॉट सो गुड बहुत अच्छी नहीं है। हाँ जी, उम्मीद है ये बस समझ आ गई होगी आपको द फ्यू और सब। नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव जो किसी तरफ इशारा कर रहा है, मिसाल के तौर पे दिस, दैट, दीज, दोस। क्या हमने कल पढ़े थे ये? क्या हमने ये कल पढ़े थे? दिस दैट दीज जी दोस सर, प्रोनाउन होते प्रोनाउन में पढ़े थे। तहमीना, जी सर। तो हमने प्रोनाउन में पढ़े थे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है? सर अभी इसमें जब ये नाउन के साथ आ जाता है तो, अगर जब नाउन के साथ आता है तो फिर हम्म, एडजेक्टिव बन जाता है, और जब हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है तो फिर प्रोनाउन जाता वाह भाई वाह तहमीना, आपको तो मैसेज में आप तो बड़ी पढ़ी लिखी हो। आप भी इंग्लिश मैन हो, बल्कि वुमेन। है। सर लॉ किया हुआ है। हाँ, लॉ किया हुआ है सर। मैथ किया हुआ है। इतनी इंग्लिश कहाँ से आ गई आपको फिर? लॉ किया हुआ है, लॉ। अच्छा अच्छा, सॉरी, लॉ किया हुआ। ये अरीशा भी लॉ वाली है। कहाँ गई अरीशा? अरीशा भी अरीशा आपने कल बताया था ना जी लॉ। जी सर। अरे भाई आप जी लोग, सर, हम दोनों फ्रेंड्स एंड फेलोज। अच्छा तो आप लोग ग्रुप में कोई डिस्कशन किया करो, कोई गपशप लगाया करो ना। सर मैंने ग्रुप में रिक्वेस्ट ही आज सेंड की है, मैंने देखा ही नहीं था वो डिस्कशन ग्रुप। क्या बात है, ठीक है। चले, आप लोग अगर फ्रेंड हैं तो अच्छी बात है। देखिए, याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ये जरूरत है कि आपके साथ कोई डिस्कशन करने वाला हो। आप लोग डिस्कस अगर नहीं करोगे किसी भी पॉइंट को, तो आपको याद नहीं होगा। या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, इनके साथ इशू ये होता है कि इनको वो कंपनी नहीं मिल रही होती। जो फिजिकल हॉस्टलाइज हैं स्टूडेंट्स, वो सारा दिन एक दूसरे के साथ खपते रहते हैं। ठीक है, मैं खुद भी उसी सिचुएशन से गुजरा हूँ। हम नाश्ता करने जाते थे तो हमारी गपशप जनरल जनरल नॉलेज पे होती थी। ठीक है, हम अकबर बादशाह को कभी जिक्र कर रहे हैं, कभी किसी का जिक्र कर रहे हैं, कभी इस्लामिक स्टडी को पकड़ के बैठ गए हैं। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग अपनी बॉन्डिंग बनाएं। जो आपके ग्रुप फेलोज हैं उनके साथ गपशप लगाएं, डिस्कशन करें, उनको कॉल्स करें, कॉल्स के से डिस्कस करें उनके साथ। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो बॉयज हैं, क्योंकि गर्ल्स का दिमाग अच्छा होता है आई थिंक सो, क्योंकि वो एक घरेलू, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है नेचुरली। तो वो फोकस्ड हो सकती है अमूमन घर में रहकर भी। बॉयज के साथ ये है कि वो फोकस करके नहीं पढ़ सकते। ये थोड़ा शॉर्ट फॉल है मेल माइंड सेट, माइंड का। उसको चाहिए खुली, बस खोल दो उसको। जो बॉयज हैं वो कहते हैं हमें आज़ाद कर दो, हमें बस जंगल भेज दो, कहीं पर कोई हम पर पाबंदियां ना हो किसी भी किस्म की। ठीक है, तो वो फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, तो खैर जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं।
ये बड़े मुझे अच्छा लगा तहमीना ने इसका आंसर किया, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, ये देखें, दिस जो है ध्यान से समझना, बाकी सब जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, और दिस भी एडजेक्टिव है, दैट भी एडजेक्टिव है, दीज और दोज भी एडजेक्टिव्स हैं, जबकि इनको प्रोनाउन के तौर पे भी है। याद रखना हमेशा जब भी कोई भी वर्ड इस तरह दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये अब दिस दैट दीज दोज भी प्रोनाउन है, लेकिन अगर ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें इजाफा कर रहे हो, तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। बॉय एक नाउन है, उस नाउन के पीछे पीछे कौन आ रहा है? एडजेक्टिव। गर्ल एक नाउन है, उसके पीछे कौन आ रहा है? एडजेक्टिव। तो उसमें इजाफा कर रहा है। अब देखिए, सिर्फ बॉय एक लड़का है, लेकिन जब उसने कह दिया दिस बॉय, तो यहाँ पर उसके अंदर एक एडजेक्टिव ऐड हो गया कि वो वाला लड़का, या ये लड़का, वो लड़की, ये लड़कियां, एक्सेट्रा, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। अभी उसको कंपेयर भी करेंगे। दिस गर्ल वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम द शॉप, दिस गर्ल, वो ये लड़की। इसी तरह दिस कार इज माइन, तो दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, कार नाउन था, इसके साथ एडजेक्टिव आ गया। इसी तरह एडजेक्टिव, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वो फूल, ठीक है, खूबसूरत है। अच्छा, आप में से कौन से स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी करना, मैं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर दिस जो है एज अ प्रोनाउन आए, एडजेक्टिव ना आए। चलें, शाबाश, कोशिश करें, सब चैट पे लिखें, कोई सेंटेंस बनाएं जिसमें ये दिस है ये एडजेक्टिव के तौर पे ना आए, सेंटेंस इसी तरह रहे तकरीबन, तकरीबन कमोबेश, लेकिन दिस जो है वो एज अ प्रोनाउन आए, एज अ एडजेक्टिव ना आए, एज एन एडजेक्टिव ना आए। शाबाश। करें, प्रैक्टिस करें, सेंटेंस लिखें, अपनी माइंड वगैरह की तरफ रहे ना। दिस इज माई कार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? वो प्रोनाउन बन गया। ओके, लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई है। हाँ, गुलशन आप भी लिखें, दिस इज द कार आई सोल्ड लास्ट ईयर, ठीक है। हाँ, गुलशन है इधर। हाँ गुलशन, आप लिखिए भाई, क्या बात समझ नहीं आई आपको? अहमद, आपने भी नहीं लिखा? दिस इज अ पेन। अहमद, रियाज, निमरा, चलिए। अब यहाँ पर देखें, दिस इज माई कार। अब यहाँ पर क्योंकि दिस के फौरन बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ये वर्ब है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया। दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर दोज क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन दोज आर ब्यूटीफुल हो तो फिर क्या होगा? प्रोनाउन। वेरी सिंपल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिस इज माई कार, दोज गेम्स आर डिफिकल्ट, ये हमने कल पढ़ा था। शी एडवाइज हिम टू रीड दीज बुक्स, तो ये जो एडजेक्टिव है, दीज वाला एडजेक्टिव, ये एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। यहाँ देखें, यहाँ एज एन सब, यहाँ एज अ सब्जेक्ट है, और यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पर कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब जो अपने इन्फ्लुएंस को, असर को तकसीम कर देते हैं। जिस तरह एवरी, यानी कि तमाम लोगों में तकसीम कर दिया, एवरी मैन, एवरी वुमेन, ईदर, नीदर, ईच, ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने असर को। अब इसमें मजेदार बात यह है कि इसमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है, चाहे आगे कुछ भी हो। ईच सीजन, नाउन भी सिंगुलर। ईच सीजन का मतलब है तमाम सीजन। अब ये ईच खुद एक प्लूरल वर्ड है, याद रखना, लेकिन नाउन भी सिंगुलर ले रहा है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। हैज, हैव नहीं,
has. Each season of the show has 10 episodes. Either way, इसका मतलब कई तरह के रिश्ते हैं, लेकिन वर्क क्या आ रहा है? सिंगुलर। वर्क क्या आ रहा है? सिंगुलर। Either way is fine with me. Neither parent singular came to meet me. Neither of us, ये एक अलग चीज है। Neither of, neither नहीं है, ध्यान से समझना, ये neither of है, ये एक अलग एक्सप्रेशन है। Neither of us ये प्लूरल है। पीछे देखें, neither parent singular, neither of us went to the concert. neither parent मतलब कोई भी पेरेंट नहीं, neither of us मतलब हम में से कोई नहीं। वहां जनरलाइज है और यहाँ स्पेसिफाई है। बात समझ आइए कि ऊपर से गई? जब हम कह रहे हैं कि नीदर पेरेंट, कोई भी पेरेंट नहीं, नीदर ऑफ दोज पेरेंट्स, उन पेरेंट्स में से कोई नहीं, फिर प्लूरल आएगा। मुझे लगता है बात समझ नहीं आई। सर रिपीट कर दें। ये देखें पॉइंट यहाँ पे एग्जांपल तो ये समझ नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। ध्यान से देखो, हमने कहा, ध्यान इसको देखिए, हमने कहा कि ईच, एवरी, इधर, नीदर, ये क्या है? एडजेक्टिव है। मैं कहता हूं कि जनाब ये जो नीदर है ये इधर है, इसके फौरन बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है और इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आता है। अब मैंने कहा इधर वे, वे के साथ वेज नहीं आया, वे आया सिंगुलर। इसके साथ आर का वर्ड यूज नहीं किया, इसके साथ क्या किया? इज। इसी तरह नीदर, नीदर के साथ कुछ नहीं आया, सिंगुलर आया वर्ड, सब्जेक्ट देके सिंगुलर आया। लेकिन नीदर ऑफ आ जाए तो फिर आप प्लूरल लगाओगे, सिंगुलर नहीं लगाओगे। नीदर ऑफ अलग एक्सप्रेशन है, नीदर ऑफ अलग एक्सप्रेशन है, और नीदर ऑफ का मतलब है स्पेसिफिक है, हमारे में से नहीं। नीदर पेरेंट, दुनिया में कोई पेरेंट नहीं, या पाकिस्तान में या कोई भी स्कूल के बच्चों का कोई भी पेरेंट नहीं, कम टू मीट द टीचर, वहां पर जनरलाइज किया है। नीदर जनरलाइज, नीदर ऑफ अस यानी कि हम में से कोई नहीं। क्लास दोबारा ज्वाइन करना चाहिए, एंड होने वाली है। आप समझ आ गया?